हमने उपसहसंयोजन यौगिक पढ़ना स्टार्ट किया था, वर्नर का सिद्धांत हो गया था, कुछ कुछ परिभाषाएं थी जैसे कि आपकी ऑक्सीकरण संख्या, संयोजकता संख्या और जो बाकी चीजें थी, सहसंयोजन सत्ता, इस तरीके के जो पद थे वो हमने परिभाषाएं देखी थी। उनमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये हमने समझा था। उसी के आधार पे आईयूपीएसी नामकरण कैसे करना होता है यौगिकों का वो समझा था। सबको क्लियर है? इसका जल्दी से नामकरण करो, इसका नामकरण करो जल्दी से। बताओ। टेट्रा टेट्रा क्लोरो नहीं, क्लोराइडो 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 टेट्रा। देखो सबसे पहले जो अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अगर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके लीगेंड का नाम। इसमें लीगेंड क्या है? क्लोराइड, और धातु क्या है? प्लेटिनम। तो सबसे पहले नाम लिखना होता है लीगेंड का। लीगेंड का नाम लिख दिया, उसमें कितने हैं? 4 हैं, तो टेट्रा लगा दिया, टेट्रा क्लोराइडो। फिर इसके बाद प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या यहां पर क्या है प्लेटिनम की? दोबारा देखो, 4 है Cl-, ऊपर हमने पहले लिखा था लेकिन अभी हटा दिया है, अभी फिलहाल 0 है उसके ऊपर। तो यहां पर क्लोराइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, -1, और ये 4 है तो हो जाएगा -4। तो x -4 बराबर 0। x लिखा है प्लेटिनम के लिए, तो प्लेटिनम की आ गई +4, तो यहां लिख देंगे 1V14। ये हो गया तुम्हारा इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टास्क है वो है समावयवता पढ़ेंगे हम, और आबंधन पढ़ेंगे। यौगिक में बंधन कैसे होता है इसके लिए कुछ सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, हम वो पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ते हैं समावयवता। समावयवता इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यौगिकों में आइसोमेरिज्म कैसे होती है। आप ये समझ लो कैसे, कितनी तरीके की समावयवता होती है। पहले समझो आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो बहुत से आपने कंपाउंड्स पढ़े होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो सूत्र होता है वो सेम होता है, आणविक सूत्र जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका नेचर अलग अलग होता है। अभी जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो इस एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। आप लोगों को देखने में तो लग रहा है कि दोनों सेम है, राइट? लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, जब इनका परीक्षण किया गया तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। देखो समावयवता क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें देखने में सेम लग रहा हो लेकिन वो सेम हो नहीं, जब इनकी प्रॉपर्टीज हमें देखी गई, मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, जब इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया गया तब हमने ये पाया कि A की जो प्रॉपर्टीज हैं वो B से भिन्न है। भले ही दिखने में सब सेम है लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो आखिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है इनके स्पेशल अरेंजमेंट में। वो आपस में किस तरीके से आपस बंधे हुए हैं ये डिपेंड करता है। जैसे कि ये Pt, एक तरीका ये है Cl NH3 NH3 इस तरीके से जुड़ा हो, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है PtCl NH3 NH3 इस तरीके से जुड़ा हो। तो देखो बच्चों, आप लोग ये समझिए कि किस तरह Cl लिख दिया, हो गया। बच्चों इस बात को समझो कि
आसपास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यहां पर देखिए, यहां पर Cl दोनों आसपास लगे हुए हैं और यहां पर Cl एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं। इस वजह से ये दोनों कंपाउंड एक नहीं रह गए। भले ही मॉलिक्यूलर सूत्र जो है इसका सेम है, लेकिन जो लीगेंड हैं, तो जैसे ये लिखा हुआ है यहां पर, जो भी लीगेंड है वो एटम से कैसे जुड़ा है, इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर दोनों एटम्स, अगर दोनों लीगेंड आसपास लगे हैं या फिर दोनों लीगेंड अलग अलग लगे हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाएगा। इसी तरीके के जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर सूत्र होता है वो सेम, और प्रॉपर्टीज उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है उनमें डिफरेंस होता है, तो उनको बोलते हैं समावयव यानी आइसोमर्स। क्या ये दोनों क्या कहलाएंगे? समावयव। ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर। आइसोमर यानी समावयव, और इस फेनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझ आ गई बात? जैसे आप सभी कक्षा में, एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। किसी की कुछ स्किल्स हैं, किसी की दूसरे की दूसरी हैं। तो इस तरीके से भले ही एक जैसे हों एक दिखने में, लेकिन वास्तव में वो एक नहीं है। ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब होता है एक जैसा, सम, सम मतलब समझते हो, एक समान। एक समान कैसे? सूत्र के हिसाब से एक समान, लेकिन वास्तव में सेम नहीं है। समझ में आ गई बात? ये है समावयवता। अब समावयवता को समझो, कितने तरीके की होती है समावयवता? समावयवता होती है दो तरीके की। ये चार्ट आप अच्छे से समझ लोगे तो बेटर रहेगा। त्रिविम समावयवता, मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे लिख रहा हूं। त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक, त्रिविम समावयवता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। त्रिविम और संरचनात्मक। त्रिविम जो होते हैं दोबारा से दो तरीके के होते हैं। एक होता है ज्यामितीय, ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता, और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल यानी ध्रुवण, ध्रुवण समावयवता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ज्यामितीय को जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, और ध्रुवण को बोलते हैं ऑप्टिकल। हाँ क्या? ध्रुवण, ध्रुवण, ध्रुवण। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता चार तरीके की होती है। बंधनात्मक, उपसह संयोजन, आयनन, आयनन, और विलायक योजन, विलायक योजन। बंधनात्मक, उपसह संयोजन, आयनन और विलायक योजन, ये है आपके समावयवता के प्रकार। ठीक है, आप एक एक करके इनको समझ लो, बहुत जल्दी से समझेंगे कि इनको ये इनमें अंतर क्या क्या है। त्रिविम समावयवता वो कहलाती है जिसमें कि जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो लीगेंड है वो धातु से जुड़े किस रूप में हैं उस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो बीच में अगर एक सेंट्रल एटम रखा हुआ है, जो मध्य जो धातु है वो लगी हुई है, उसके आसपास जो लीगेंड जुड़े हुए हैं। देखो बच्चों, लिखने को तो हम लिख देते हैं कि जैसे मान लो CO NH3 होल 6,
ये लिखने में तुम्हें ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो अमोनिया है NH3 है अमीन, ये CO को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी मान लो CO यहां पर होगा और जो अमीन एटम्स होंगे वो इसके आसपास लगे होंगे। यही हम समझेंगे कि कैसे सारे ये अमीन्स जो हैं या जो भी लिगेंड है वो धातु से किस प्रकार जुड़ा होगा। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना कि कोई अमोनिया यहां या यहां इस तरीके का, यही डिपेंड करवाता है, यही निर्धारित करता है कि वो समावयवता कौन सी होगी। समझ आ रही है बात? ये त्रिविम स्टीरियोआइसोमेरिज्म पहले आता है ज्यामितीय, ज्योमेट्रिक। तो ज्यामितीय में देख लो क्या होता है। ज्यामितीय में देखो क्या होता है, लीगेंड्स जो हैं, जो कि तुम्हारे लीगेंड है वो धातु से डिफरेंट पोजीशन पे लगे होते हैं, उसकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है। हम इसको एग्जांपल के लेके चलेंगे। अगर मान लो M कोई एटम है और A2B2 इस तरीके से लिखा हुआ है, A और B यहां पर लीगेंड है, A और B तुम्हारे यहां लीगेंड है, और M जो है वो धातु है, M जो है वो धातु है। तो अगर मेटल एटम अगर यहां है और A B B इस तरीके का सूत्र है, तो अगर A और A पास में है, एक जैसे लिगेंड यदि आपस में 90 अंश का कोण बना रहे हैं या फिर दोनों आसपास लिखे हुए हैं, तो इस तरीके को बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हिंदी में बोलते हैं इसको समपक्ष, सिस या समपक्ष, समपक्ष, ठीक है। और यही अगर M A यहां और दूसरा वाला A यहां, उसके 180 डिग्री का कोण यदि बना रहे हैं, देखो ना A और A आपस में अपोजिट दिशा में है, तो अपोजिट दिशा में होने की वजह से इनको बोलते हैं ट्रांस, विपक्ष, ट्रांस आइसोमर या फिर विपक्ष समावयव। ठीक है, समझ आ गई? ज्यामितीय में सिस और ट्रांस आइसोमर चलता है, ठीक है। इसी में आप एक चीज और समझ लो, ये तो चलो ठीक है, ये 4 हैं। अगर मान लो 6 वाला आ जाए जिसमें 6 लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें भी इसी तरीके से निर्धारण करते हैं। मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, CONH3 4 Cl2, इस तरीके का एग्जांपल है। देखो हम ये सब तुम लोग कॉपी में कैसे लिखोगे जब परीक्षा में प्रश्न आएगा। देखो पहली चीज है आपको समझना है कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा जब आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसमें आप लिखेंगे क्या। आप समझ गए कि जब लिगेंड की अवस्थाएं, लिगेंड आपस में मेटल आयन से डिफरेंट पोजीशन पे जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। इसी तरीके से जब आपको लिखना होगा तो इस तरीके का ही आप डायग्राम बनाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि सिस ये होता है, ट्रांस ये होता है, और एक एग्जांपल देके बताएंगे। ये वो एग्जांपल है जिसमें 4 लिगेंड हैं। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल समझ लो जिसमें 6 लिगेंड होंगे। इसमें तुम्हें लिगेंड कितने दिख रहे हैं? 4 अमीन है और 2 तुम्हारे क्लोराइड हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो इसका हम देख पाएंगे क्या? देखते हैं कैसे बन सकता है। CO यहां लगाया, क्लोराइड, अमीन, 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 अमीन और क्लोराइड। यहां पर देखो क्लोराइड क्लोराइड। अब देखो यहां पे अमीन 4 हैं, तो इसमें तो हम कर ही नहीं सकते। इसमें अमीन जो है 90 अंश का भी कोण बना रहा है और एक 180 का भी बना रहा है, तो अमीन के आधार पे ये नहीं बताया जा सकता कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। तो हम किसके आधार पे बताएंगे? जो बचा हुआ है। बचा हुआ कौन सा है? क्लोराइड। तो क्लोराइड यहां पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ? समपक्ष यानी सिस आइसोमर हुआ है। इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या? ये हो गया तुम्हारा सिस समावयव या समपक्ष समावयव। समझ आ गई बात? इस तरीके से अगर दूसरा हम एग्जाम्पल बनाना चाहें तो क्या हो सकता है? ये देखो बच्चों, इसमें क्या है? इसमें क्लोराइड जो है वो आपस में 180 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा आइसोमर हुआ? ट्रांस आइसोमर यानी विपक्ष आइसोमर।
समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ज्यामिति ये समझने में? कोई दिक्कत? इस तरीके से एक एग्जांपल और समझ लो। ये सिस और ट्रांस के अलावा दो तरीके के और ज्यामितीय कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फेशियल और मेरिडोनियल। फेशियल और मेरिडोनियल ज्यामितीय में ही आते हैं दोनों। फेशियल फेशियल, इसको FAC भी लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको फलकीय। फलकीय। और दूसरा होता है मेरिडोनियल, इसको हिंदी में मर लिखते हैं, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में मर लिखते हैं, और इसको बोलते हैं रेखांशीय। रेखांशीय। बातें नहीं? ज्यामिति अब इसमें देखो कैसे टाइप के आएंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास एक मेटल एटम है, उसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 तुम्हारे एक जैसे हैं और दूसरे 3 एक जैसे हैं, तो इसमें टोटल लिगेंड कितने हो गए? A के 3 है, B के 3, यानी 6। तो अब दो तरीके की पॉसिबिलिटी है। अगर हम यहां बीच में हम लगाएं और A B और B एक जैसे लिगेंड आसपास रख दिए, यदि एक जैसे लिगेंड आसपास रख दिए, और दूसरा क्या हो सकता है? M A B ऐसे एक ये है और एक ये है। इन दोनों में जब एक जैसे लिगेंड्स पास में रखे जाते हैं तो ये एक फलक बनाता है। एक जैसे पास रखने की वजह से ये फेस सेम हो गया, यानी अब इसकी प्रॉपर्टी इस वाले से अलग होगी इस वाले की। तो जब एक पास है तो इसको बोलेंगे फेशियल, यानी फलकीय। ये तुम्हारा हो गया फलकीय आइसोमर, और ये हो गया तुम्हारा रेखांशीय आइसोमर, यानी मेरिडोनियल मर। ये मर हो गया, ये फैक हो गया। समझ आ गई बात? ज्यामिति में यही दोनों हैं, सिस ट्रांस और फैक और मर, फेशियल और मेरिडोनियल। समझ आ गया ज्यामिति है? इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में? अगर परीक्षा में आता है तो आप ऐसे ही उदाहरण के साथ लिखेंगे कि किसको कैसे समझाया जाता है। आप समझा पाएंगे सिस और ट्रांस में अंतर? इसका एग्जाम्पल हो सकता है CONH3 NO2 ध्यान रहे, ये जो फेशियल और रेखांशीय है ये उन्हीं में लागू होगा जिसमें 6 लिगेंड लगे हों, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हों। हम आपको बताएंगे ज्योमेट्री कैसे बनती है। इसके बाद आती है ध्रुवण। ध्रुवण समावयवता। देखो बच्चों, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, यानी इसके लाइट से कुछ संबंध होगा। ऑप्टिकल मतलब जहां भी ऑप्टिक्स वर्ड आता है इसका मतलब उसका कुछ संबंध है लाइट से, ठीक है? अगर मान लो A कंपाउंड है और एक B कंपाउंड है, देखो समझते कैसे हैं इसको। अगर मान लो A कंपाउंड का एक विलयन हमने लिया है, B कंपाउंड का एक विलयन हमने लिया है, यहां से हमने जब लाइट पास की तो इस लाइट को इस विलयन ने इसकी दिशा से क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यदि घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहां पहुंचा दिया, ये यहां जाना चाहिए था, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया और यहां से निकल रही है, यानी किसी कोण में घुमा दिया। कंपाउंड A है, कंपाउंड B है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, लेकिन अंतर क्या है? प्रॉपर्टीज में। जब इसके विलयन, ये जो A विलयन था, इसके ऊपर लाइट डाली गई तो इसने जाती हुई लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया, यानी दक्षिणावर्त घुमा दिया। और दूसरे ने क्या किया? दूसरे B कंपाउंड ने जाती हुई लाइट को यहां जाना चाहिए था, लेकिन इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया।
एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी वामावर्ती दिशा में घुमा दिया, तो दोनों में अंतर आ गया। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी सेम नहीं है। तो ऐसे टाइप के आइसोमर जिनकी जो कि लाइट के साथ इंटरेक्शन करने में भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज देते हैं, वो कहलाते हैं ध्रुवण समावयव। ध्रुवण समावयव, और इस फेनोमेना को बोलते हैं ध्रुवण समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिसने भी उस जाती हुई लाइट की दिशा को क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाया, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो यानी या फिर डी या फिर प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो आइसोमर। और भी दूसरा वाला कहलाएगा लीवो। लीवो एल या फिर माइनस चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं, ये डेक्स्ट्रो आइसोमर कहलाएगा, ये कहलाएगा लीवो आइसोमर। समझ आ गई बात? अब इनको पहचानेंगे कैसे? जब ये तो अभी हमने सूत्र नहीं लिखा है, कौन से आइसोमर ये कहलाएंगे वो हम समझेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका PtCl2En FeNH3 whole twice CN4 FeNH3 whole twice Cl4, ये एक एग्जांपल है। जो भी कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो उनको पहचानने के लिए जो विधि है वो समझिए। इसका हम यदि फिगर बनाएं, FeCl Cl NH3 NH3, ठीक है। खुश, ठीक है। इस तरीके से यदि बना हुआ है, और यदि हम इसकी मिरर इमेज बनाएं, इसकी मिरर इमेज बनाएं, इसको पास में एक दर्पण रख दें, एक दर्पण यदि रख दें, तो जब देखो बच्चों दर्पण रखा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, या फिर तुम अपने आसपास देखो, चार लोग मान लो लाइन से खड़े हुए हो, A B C D, और इनके आगे यदि दर्पण लगाया जाएगा, तो दर्पण में सबसे पहले कौन दिखेगा? दर्पण में सबसे पहले कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? ए नहीं दिखेगा, डी दिखेगा भाई। जो जितना पास वही उसके दूसरे बिंदु तरफ भी पास दिखेगा। मिरर डी के पास है, तो इमेज जब बनेगी तो उसमें भी डी पहले आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। दर्पण में इमेज ऐसे ही बनती है, जो सबसे नजदीक होता है दर्पण के, वही दर्पण के अंदर जो इमेज बन रही है उसमें भी सबसे नजदीक ही दिखता है। ऐसा क्यों? अब अपने आगे शीशा लगाओ, तुम्हारी शक्ल पास है, तुम्हारे पीछे वाले बच्चे की शक्ल तुम्हें दूर दिख रही है, तो जब वहां से लाइट आ रही है तो उसकी इमेज मिरर में और दूर बनेगी। जो जितनी दूर होगा उसकी इमेज भी उतनी दूर बनेगी। ये जो प्लेन मिरर होता है उसमें यही होता है, जो जितना पास वो दर्पण इमेज में भी उतना ही पास बनता है। इस तरीके से आपकी दर्पण में डाली जाती है इमेज। यहां पर यदि दर्पण लगाया तो देखिए क्या होगा, Fe बीच में है तो Fe बीच में आएगा। यहां पर देखो Cl Cl है, तो यहां पर अब आ जाएंगे, ये Cl है, ये Cl है, यहां NH3 है तो यहां NH3 आ जाएगा, ये NH3 वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ये NH3 यहां आएगा, ये NH3 यहां आएगा, और ये Cl यहां आएगा। क्या ये दूसरा कंपाउंड बन गया? ये एक कंपाउंड था, ये दूसरा कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड। ये दोनों सेम नहीं हैं, भले ही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, लेकिन आपस में इनकी जो संरचना है, ये आपस में मेटल आयन से कैसे जुड़े हैं, उसमें इन दोनों में अंतर है। समझ आ रही है बात? और ये एक दूसरे की दर्पण जो मिरर इमेज है, दर्पण, ये दोनों आपस में सुपर इंपोजेबल नहीं हैं, अध्यारोपित नहीं हैं। दो चीजें हैं, पहली बात होती है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ये आप समझ गए दर्पण प्रतिबिंब। तो वो
दूसरा कंडीशन होती है दर्पण प्रतिबिंब आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अध्यारोपित का मतलब क्या है? देखो आपके हाथ है ना, हाथ जो है वो आपके मिरर इमेज है एक दूसरे के। यहां पर यदि इसकी इमेज लोगे तो ये हाथ बनेगा, अंगूठा पास में है तो पास, सबसे छोटी उंगली सबसे दूर है तो सबसे दूर। इन दोनों को यदि एक के ऊपर एक रखा जाए तो अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपित होने का मतलब है कि ऊपर एक रखने पे केवल एक ही इमेज दिखे, दूसरी वाली दिखे ही नहीं, तो उसे बोलते हैं अध्यारोपण करना। तो अध्यारोपित नहीं होते हैं अगर दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड्स आपके ध्रुवण समावयवता दर्शाते हैं। समझ आ गई बात? एक एग्जाम्पल जैसे समझो, एक सेकंड ला रहा हूं, वापस ला रहा हूं, कोई रुक जाओ। अब ये जैसे ये कंपाउंड है, इसका यदि हम मिरर इमेज लें तो क्या आएगा जरा बता सकते हो? ये Cl आएगा, यहां पर अमोनिया आ जाएगा, यहां Cl आएगा, यहां अमोनिया आएगा। तो ये भी एक दूसरे की क्या है? प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन आप देखो ये दोनों अगर इसके ऊपर रख दिया जाए पूरा उठा के तो क्या एक जैसा नहीं दिख रहा है? ये एक जैसा दिख रहा है, यानी अध्यारोपित हुए जा रहा है। अध्यारोपित हुए जाने की वजह से ये दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाएगा। समझ आ गई बात? यहां पर दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। यहां पर जब उठा के लाएंगे ना तो यहां अमोनिया है, वहां देखो Cl है, तो आपस में मैच नहीं करेगा, यानी ये तुम्हारे कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, यानी दर्पण समावयव। समझ आ गई बात? यही थी तुम्हारी समावयवता, स्टीरियो आइसोमर यानी त्रिविम समावयवता। अच्छा एक बात समझ लो ध्यान से, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल जो ध्रुवण समावयवता दिखा रहे हैं वो ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाएंगे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यामितीय समावयवता भी दिखा सकता है। ये जो कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है, देखो इसमें Cl और Cl आपस में 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी ये कौन सा आइसोमर है? अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर से समझें तो ये कौन सा आइसोमर? ये आपका ट्रांस आइसोमर है। इसी तरीके की आपकी सिस आइसोमर भी बन सकता है जब यहां पर Cl लगा दिए जाएं। समझ आ रही बात? यानी एक ही कंपाउंड में एक से अधिक समावयवता हो सकती है। ठीक है, एक से अधिक समावयवता हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी संरचनात्मक में। संरचनात्मक तो बहुत इजी है। आपकी किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे पूछा है Cr Cl2 और En2। Cr मतलब क्रोमियम, Cr Cl2 En2, इसमें पूछा है इसका समपक्ष आइसोमर यानी समपक्ष समायव या फिर विपक्ष समायव, दोनों में से कौन सा ध्रुवण आइसोमरिज्म शो करेगा? ध्रुवण समावयवता इन दोनों में से एक है समपक्ष और दूसरा है विपक्ष। Cr Cl2 En2, ये एक है समपक्ष, दूसरा है विपक्ष। अब पूछा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा आपका ध्रुवण आइसोमर शो करेगा, यानी दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले तो ये सिर्फ लिखा हुआ है सूत्र, इसको आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे इसकी। पहले बनाइए कि समपक्ष वाला कैसा दिखता है, विपक्ष वाला कैसा दिखता है। उसके बाद आप चेक करिए कि समपक्ष की जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, वो अध्यारोपित हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों इसी तरीके से आपको हैंडल करनी है चीजें। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, साथ साथ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है वो भी समझना है। और जल्दी करो क्योंकि हमें इसके बाद
आबंधन भी पढ़ना है। पहले पहले बच्चों समकक्ष और विपक्ष बनाओ, दोनों का बन गया। पहले बताओ ईएन क्या है, अगर तुम्हें याद रह गया हो तो। ईएन कौन सा लिगेंड है? इथाइलिन डायमीन, गुड, वेरी गुड, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। क्या बच्चों स्ट्रक्चर बता पाओगे हमें? स्ट्रक्चर बता पाओगे हमें? सबसे पहले इथाइलिन के लिए लिखेंगे CH2 रटोगे तो नहीं काम चल पाएगा। कितनी चीजें रटोगे भाई? बहुत सी चीजें हैं, इतनी चीजें रट नहीं जा सकती, तुम्हें समझनी पड़ेंगी। इथाइलिन लिख दिया, फिर डाई अमीन है, डाई मतलब दो, अमीन मतलब NH2, तो एक NH2 यहां लगा दिया, एक NH2 यहां लगा दिया, ये हो गया तुम्हारा डाई अमीन। और ये जब लीगेंड है तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन देता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास जो एक एक युग्म है, लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, तब जाके बॉन्ड बनता है। ऐसा ही होता है। यानी ये आपका द्विदंतुर लिगेंड है। इसकी दंतीयता क्या है? 2 है। ये 2 जगह से लिगेंड देता है। तो जब आप ये फॉर्मूला, ये जब इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे ना, तो आप समझना, आप ऐसे मत लिख देना कि बीच में Cr लगा दिया, En ऐसे लगा दिया और यहां En लगा दिया। En जो है वो 2 तरीके से 2 जगहों से जुड़ा होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे। तो एक जगह से दिखाओगे तो ये गलत माना जाएगा। समझ आई बात क्या बोल रहे हैं? तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ जो कि एक समपक्ष हो और दूसरा विपक्ष हो। ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक समपक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों में से कौन सा जो ध्रुवण आइसोमेरिज्म है, ध्रुवण समावयवता है, वो कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं शो करेगा। तो समपक्ष वाला तुम्हारा फिगर बन गया, ज्योमेट्री बन गई, स्ट्रक्चर बन गया कि कैसा दिखेगा? स्ट्रक्चर बना या नहीं बना? नहीं बना। देखो स्ट्रक्चर बनाना है, देखो 2 तरीके बन सकता है। आपको पहले देखना होगा कि वो 4 तरीके से बना है या 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। इसमें बताओ बच्चों, ये 4 बॉन्डिंग कर रहा है या 6 बॉन्डिंग कर रहा है? बॉन्डिंग कितनी हो रही है इसमें? क्रोमियम कितनी जगह से बॉन्डिंग कर रहा है? देखो क्लोरीन जो है वो एक जगह से बॉन्डिंग करता है और ईन अभी तुमने देखा 2 जगह से बॉन्डिंग करता है। तो और ये कितने हैं? 2 हैं, यानी ये 4 जगह से बॉन्डिंग करेगा ईन, और ये 2 जगह से बॉन्डिंग करेगा। तो टोटल कितनी जगह से बॉन्डिंग हो गई? 6 जगह से बॉन्डिंग हो गई। कितनी जगह से बॉन्डिंग हुई? 6 जगह से। तो जब भी जैसे बीच में अगर क्रोमियम है, सबसे पहले बीच में क्रोमियम लिखेंगे। अगर 4 जगह से बॉन्डिंग करनी है तो ऐसे ऐसे लिख देते हैं। बॉन्डिंग हम आपको समझाएंगे जब हम आबंधन सिद्धांत पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लो, 4 के लिए ऐसे बना दिया करो, और अगर 6 बनाना हुआ करे तो उसके लिए 4 ऐसे और 1 ऊपर नीचे ऐसे बन जाता है। ठीक है। तो अभी तुमने यहां देखा कि ये 6 जगह से बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये तो वैलिड नहीं है। ठीक, तो यानी 6 वाला बनाना है हमें। एक बनाना है समपक्ष, दूसरा बनाना है विपक्ष। तो एक हो गया आपका Cr, दूसरा भी बना लेते हैं साथ ही साथ। अब आपको देखो समपक्ष बनाना है, यानी Cl और दूसरे Cl के बीच में कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो यानी ये Cl यदि यहां लिखा है तो दूसरा Cl भी यहां लिखा होना चाहिए। और बाकी क्या है? ईन है। तो जैसा कि मैंने बोला, ईन जब 2 जगह से बॉन्डिंग कर रहा है तो आप उसको दिखाने के लिए क्या करोगे? ईन लिखा यहां पे और इन दोनों से ज्वाइन करा दिया, उनको इन दोनों से ज्वाइन करा दिया। इससे ये दिख रहा है कि ईन 2 जगह से बॉन्डिंग कर रहा है। समझ आ रही बात? और दूसरा ईन जो होगा वो भी ऐसे लिख दो, वो भी 2 जगह से बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए ऐसे लिख दिया। अगर आपको पूरा फैला के लिखना है तो भी चलेगा। अगर आप इन को इस फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं तो भी काम चल जाएगा, वो भी सही है। समझ आ गई बात? ये हो गया। ये कौन सा है, समपक्ष या विपक्ष? अगर विपक्ष बनाना है तो क्या करोगे आप? एक Cl ऊपर नीचे लगा दो, बाकी इन जो है ऐसे ऐसे लगा दो।
ये आपका, ये है तुम्हारा सिस, ये है तुम्हारा ट्रांस। सबसे पहला काम तो यही करना था कि ये बनाना था। अब क्वेश्चन ये है कि ध्रुवण आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो उसके लिए हम आपको बता चुके हैं। पहले आप करेंगे इसका बनाएंगे प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, क्या बनेगा? ये ClCl है, ये यहां आ जाएंगे और ये आपके En यहां आ जाएंगे। ये होगा या नहीं होगा? और यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा? Cr ऊपर Cl और नीचे Cl, ये En, देखो En पास में आ गया, Cl जहां था वैसे हुआ और दूसरा वाला En यहां आ गया, दिख रहा है? ये दर्पण प्रतिबिंब बन गए। अब आप देखो कौन सा अध्यारोपित हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। इसको उठा के यदि यहां रखोगे तो क्या ये अध्यारोपित हो रहा है? इसको उठा के रखो तो ये अध्यारोपित हो रहा है? यस। तो जो अध्यारोपित नहीं हो रहा है वही समावयव है, वही ध्रुवण समावयव होगा। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ध्रुवण समावयव होगा, तो आंसर है आपका सिस, समपक्ष। ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो बच्चों स्ट्रक्चर बनाना सीखो। स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या क्या चल रहा है। समावयवता पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं संरचनात्मक पे। संरचनात्मक बहुत जल्दी कराएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो बस। संरचनात्मक समावयवता, बंधनी, उपसहसंयोजन, आयनन और विलायक योजन। बंधनी समावयवता वो शो करते हैं जिनके में जो लिगेंड दो तरीके से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपका लगा हुआ है, कोई कोबाल्ट लगा हुआ है, उसके पास CNS है, CNS6 लगा हुआ है। तो ये जो है CNS, इसमें आपका SCN भी हो सकता है और CNS भी हो सकता है। यानी ये दो तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है आपकी। ये N से भी दे सकता है, NCS, ये N से भी दे सकता है, और दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, ये S के पास जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है उससे दे सकता है। तो जिस भी एक समावयव होगा जिसमें N से दे रहा होगा और दूसरे से C से दे रहा होगा। यानी डिपेंड करेगा कि बॉन्डिंग किस एटम से हो रही है, किस एटम से बंधन बन रहा है, इसीलिए ये बंधनी कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने में सेम लगेगा लेकिन वास्तव में ये अंतर होगा। एक फॉर्मूले में आपका N से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे फॉर्मूले में आपके S से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाएगा आपका बंधनी समावयवता। स्ट्रक्चर में चेंज है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये निर्धारित करेगा उसकी प्रॉपर्टी। इसलिए इस तरीके के जो समावयव होंगे वो कहलाएंगे बंधनी समावयव। कुछ आया दिमाग में? बंधनी का मतलब बंधन किससे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। दिखने में सेम है लेकिन अलग अलग बॉन्डिंग करते हैं। इसी तरीके से आपके और भी हैं, जैसे NO2 है, NO है, जैसे मान लो NO बॉन्डिंग है। NO जो है O से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, NO- O से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और N से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसीलिए जब O से देता है तो इसको नाइट्रोसिल O लिखते हैं, नाइट्रोसिल O। और अगर N से नाइट्रोसिल O, और अगर N से देता है तो इसको लिखते हैं नाइट्रोसिल N। जब भी ऐसे लिगेंड होते हैं ना, दो से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, N से भी और O से भी, S से भी और N से भी, तो ऐसे कंपाउंड्स में ये बंधनी समावयवता दिखाई देती है। समझ आ गई बात? ठीक है। इसके बाद आ जाता है उपसहसंयोजन समावयव। उपसहसंयोजन क्या होता है? इसमें जो आपका धनायन और ऋणायन दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी संकुल होते हैं। CrNH3 होल 6
CO SO4 2 Cl4 ये लिखा हुआ है। एक मान लीजिए ये है और दूसरा आपका है Cr SO4 ट्वाइस Cl4 और कोबाल्ट NH3 होल 6। इस वाले में देखो अमीन जो है लिगेंड वो आपका क्रोमियम से जुड़ा है और इस वाले में अमीन आपका कोबाल्ट से जुड़ा है। यानी इसमें लिगेंड किस एटम से जुड़ा है वो डिपेंड करता है और वो उपसह संयोजन कहलाते हैं समावयव। इसमें दिखने में ओवरऑल फॉर्मूला सेम होगा, इसमें भी उतने ही अमीन हैं जितने कि इसमें हैं, इसमें भी उतने कोबाल्ट हैं जितने इसमें हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। अमीन क्रोमियम से यहां पर और अमीन यहां कोबाल्ट से। अंतर समझ आ रहा है दोनों में? इस तरीके के संरचनात्मक कहलाते हैं। आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी संरचना के आधार पर ही बता पाएंगे, बता देते हैं कि कौन सा किसके पास है। ठीक इस तरीके से आयनन, आयनन में क्या होता है? आयनन जैसे आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे CONH3 होल 6 या होल 5 मान लो, होल 5 Br और ये Cl इस तरीके से लिखा हुआ है। और दूसरा वाला जो है वो है CONH3 होल 5 Cl अंदर है Br बाहर है। इसमें देखो इसमें आयनन का दिक्कत है, इसमें जो संकुल बना हुआ है वो Br लेके बना हुआ है और क्लोराइड आयन उसके बाहर है संकुल के। लेकिन इस वाले में आपका क्लोरीन से संकुल बना हुआ है और ब्रोमीन बाहर है, यानी आयंस जो आपके ऋणायन और धनायन होते हैं उनमें अंतर आ रहा है। समझ आ रही है? ये और ये फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कौन सा आपका नॉर्मल आयन है। अंतर आ गया समझ में? इसी तरीके से आपका विलायक योजन, इसमें क्या होता है, जो विलायक यानी जो H2O है, एक्वा है या फिर कोई और विलायक भी हो सकता है, उसमें अंतर होता है। इसका एग्जांपल देखो, CrH2O होल 6 Cl3 एक ये लिखा हुआ है और ये दोनों आयनन और विलायक योजन ऑलमोस्ट सेम है। CrH2O होल 5 Cl2H2O। ठीक है, इसमें क्या था, H2 एक्वा से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, H2O में जो O है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्रोमियम को। यहां पर क्लोरीन जो था वो आपकी प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ था। याद करो वर्नर का सिद्धांत, ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ था। यहां पर क्या है, यहां पर क्लोरीन जो है वो क्रोमियम के साथ में एक क्लोरीन आपका द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा है और दूसरा बाकी के जो दो हैं वो प्राथमिक से जुड़े हैं। तो यानी इसमें H2O मॉलिक्यूल का हेरफेर हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है विलायक योजन समावयव। ये समझ आ गया दोनों? ये सारे हैं संरचनात्मक, छोटी छोटी परिभाषाओं के आधार पे एक एग्जाम्पल देख देना। आपको समझ ना भी आए तो कोई भी एग्जाम्पल बना देना। आपको कई सारे मेटल आयंस पता है, लिगेंड्स पता है, उनके आधार पे मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। ये कहलाते हैं आपके संरचनात्मक समावयव। अब आ जाते हैं आबंधन सिद्धांत। ठीक है, अब देखो आबंधन सिद्धांत यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उपसह संयोजन यौगिक हैं, वो कैसे बने हुए हैं। इसके लिए पहला प्रयास तो वर्नर ने किया था। वर्नर ने बताया था कि कुछ कुछ प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के आधार पर चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद उसमें कुछ कमियां थी वर्नर के सिद्धांत में। वर्नर जो बोल रहे थे वो ये बता नहीं पा रहे थे आखिर ऐसा क्यों है, राइट। ये उनका जो कुछ बोल रहे थे कि वो डायरेक्शिक होंगी, दैशिक होंगी, कुछ अदैशिक होंगी, वो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसलिए बाकी कुछ कुछ सिद्धांत आए, जिसमें कि आपका VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहला है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको दो पढ़ने हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी संयोजक आबंधन सिद्धांत। संयोजन आबंध सिद्धांत।
ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको लिख देगा FeCN होल 6 K4 FeCN होल 6। इसका VBT के आधार पे आप बताइए इसमें क्या आबंधन, कैसे आबंधन है, इसका संकरण क्या है और इसका ज्योमेट्री क्या बनेगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लो 10-15 मिनट में, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा और आप कर पाओगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप बच्चों VBT समझना स्टार्ट करो। इसमें होता है संकरण। ये इस सिद्धांत ने बताया कि जब भी लीगेंड मेटल के पास आते हैं तो जो मेटल के कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें संकरण हो जाता है। उनमें संकरण होने के बाद जो कक्षक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो कि फाइनल है VBT का। अब इसको समझो, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। देखो सबसे पहले आप समझो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि हर एक एटम के पास एक नाभिक होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं। इसके अलावा जो भी कक्षाएं होती हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उनको कैसे दिखाते हो आप लोग? KLM इस नाम से दिखाते हो। ठीक। अब इन पर्टिकुलर कक्षाओं के अंदर भी कुछ उप कक्षाएं होती हैं जिनको आप SPDF इस नाम से जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे आपकी जो कक्षाएं होती हैं वो KLMN ऐसे करके जाती हैं। ये आपकी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं। उप कक्षाओं में क्या होता है? उप कक्षाओं में SPDF, यानी हर एक में होती हैं। ये 1 2 3 भी डिनोट करते हैं इनको, 1 2 3 ऐसे करके SPDF। और इसके बाद आते हैं कक्षक। इसके बाद आते हैं आपके कक्षक। S ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं? S उप कक्षा में 1 होता है, P में 3 होते हैं, D में 5, F में 7। कक्षक मतलब ये जो डिब्बा बनाते हैं हम लोग, ये S के लिए सिर्फ 1 कक्षक बनता है और P के लिए 3 कक्षक बनते हैं और D के लिए 5 कक्षक बनते हैं। बच्चों ये जो डिब्बे बनाए हैं ना VBT में, इन्हीं डिब्बों में तुमको भरना है, तभी तुमको नंबर भी मिलेंगे और तुमको समझ में भी आएगा। ये S के लिए होता है, ये P के लिए होता है, ये D के लिए होता है। ठीक। हर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। एक, और यदि एक इस दिशा में भरा है तो दूसरा वाला भी इस दिशा में नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका और इसका दोनों का मतलब क्या है? इसका और इसका मतलब क्या है दोनों? बच्चों ये बहुत बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर कैसे रूप में विद्यमान है। इलेक्ट्रॉन कैसे विद्यमान है? इलेक्ट्रॉन अभी यहां से दिख रहा है कि ये S ऑर्बिटल में है, उसमें कि अगर ये ऊपर लिखा है इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, और दूसरा वामवर्ती दिशा में घूम रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। ये सारी चीजें लिखी जा रही ना, इसके कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको ये सारा एक एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। आपको हर एक इलेक्ट्रॉन का पता होता है कि वो उस एटम के अंदर किस रूप में है। ये आपके स्पिन के आधार पे होता है। स्पिन मतलब स्पिन, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे घूम रहा है ये, या फिर ऐसे घूम रहा है। इन दोनों में ये अंतर होता है, इसलिए इनको ऊपर दिशा में और नीचे दिशा में दिखाते हैं। ये है आपका जनरल नॉलेज, ये कैसे होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है? जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कार्बन के में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कौन सी कक्षा में क्या होता है। हाँ, ये आता है, सबको आता है कैसे भरा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम करेंगे। हम पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसके बाद 4s 4p 4d 4f, इस तरीके से लिखा जाता है। 1 फिर 2, इस तरीके से लिखा जाता है।
ठीक है, इस तरीके से जाती है चीजें। अगर आपको नहीं आता है तो आप समझ लो, आप अगर नहीं आता है तो आप कैसे लिखोगे? के कक्षा में सिर्फ s इलेक्ट्रॉन होता है, के कक्षा में सिर्फ s उप कक्षा होती है, यानी समझ लो ये कमरे हैं, ये कमरे हैं, ये आपका मेन एड्रेस है, ये आपका घर है और ये आपके कमरे हैं, ऐसे समझो। ये आपका नगर है समझ लो। इस के नगर में सिर्फ एक ही उपकक्षा है, सिर्फ एक ही घर है और इस घर में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1s लिख देंगे। इसके बाद दूसरे जो नगर है, दूसरे नगर में दो घर हैं, s घर है और p घर है, और इन दोनों घरों में से s में एक कमरा है और p में 3 कमरे हैं, तो यहां लिखेंगे 2s और 2p। इसके बाद जो आपका ये 3 है, जो तीसरे नंबर का नगर है, उसमें 3 है, उसमें 3 घर हैं और इन तीनों घरों का अलग अलग कमरे हैं, 3s 3p और spd 3d। इस तरीके से 4s, जैसे जैसे हम नगर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें घर बढ़ते जाएंगे। 4f। अब इनको लाइन से कैसे लिखते हैं? लाइन से लिखने का मतलब है कि कौन सी एनर्जी कम है, कौन सी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इनका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस इस तरीके का है। अगर ऐसे ऐसे आप मान लो, इस तरीके से भरा जाता है। अब इसका आगे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन जाता इसी तरीके से है। तो यानी अब इसको अगर लिखा जाएगा तो पहले 1s आएगा, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से भरी जाती है। 1s फिर 2s आया, फिर 2p 3s आया, फिर 3p 4s आया, फिर 3d 4p, यहां पर 5s आएगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप समझो, आप ऐसे लिखा करो, s s। बताओ क्या? ये कौन सा नियम है, किसने दिया था सर? जो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन वाला जो रूल है वो दिया था आपका पाउली ने। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो, जिसमें कि कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते, यानी अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है। ये पाउली का प्रिंसिपल था। अब देखो, ये याद रखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे याद रखना है। पहले आपको लिखना है एस एस, स्कूल स्कूल, फिर पी एस पी एस, फिर डी पी एस, फिर डी पी एस। इस तरीके से आपको लिखना होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। याद रखने के लिए आप समझ लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। 3 चीजें याद रखनी है, स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोनों को 3-3 बार लिखना है, सॉरी 2-2 बार लिखना है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन से ऑर्डर में लिखना है। स्कूल, पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनको 2-2 बार रिपीट करो। स्कूल की जगह 2 बार स्कूल स्कूल एस आ गया। पब्लिक स्कूल को भी 2 बार लिखना है, पब्लिक स्कूल यानी पी एस और पी एस। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी 2 बार, डीपीएस और डीपीएस। इतनी बात समझ आई? उसके बाद आपको अब इसमें कक्षाएं भरनी है। अब इसमें 1 भर दो, उसके बाद 2 भरना है। 2 यहां भरना पड़ेगा क्योंकि 2 में S भी है और P भी है, तो 2S और 2P हो गया। ठीक, इस तरीके से 3 आएगा। तो 3 में क्या क्या होता है? SPD सब में होता है। तो यहां 3 लिखा, यहां 3 लिखा, लेकिन यहां 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो 3, ये S तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो एक जैसा कोई नहीं होता है, तो हमें 3D लगाना है यहां पर। अब 3 पूरा हो गया तो क्या लिखेंगे? 4S 4P। अब 4S दोबारा नहीं लिखेंगे, 4D लिखेंगे यहां पे। अब 4 खत्म हो गया तो क्या लिखना होगा? अब
बोलो 5 आ जाएगा, यहां 5, फिर यहां 6 आता है। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले आप समझना पड़ेगा कि आपको कि जब भी लिगेंड एटम के पास आएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। संकरण क्या होता है वो आप समझ लो एक बार। कार्बन के हिसाब से हम समझा रहे हैं संकरण, लेकिन फिर आप समझ लेना बाकी के हिसाब से। जैसे कार्बन है, कार्बन अगर 6 है उसमें तो होता है इसमें 1s2 2s2 और 2p2। इनके अगर हम बनाएं तो यहां पर बनता है, ये ऐसे ही लिखना होगा आपको। पहले ये लिखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको इसमें डिब्बे बनाने हैं, और उसके बाद ये P हो गया, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। इस तरीके से भरना आता है ना सबको? जिसको ना आता हो प्लीज पूछ लेना। इसके बाद जब संकरण होता है तो देखो संकरण क्या होता है। संकरण में जैसे मान लो ये कार्बन था, इसके पास 4 हाइड्रोजन इसके करीब आ रहे हैं, तो जब इसके करीब आएंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स अलग अलग दिख रहे थे इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इनमें संकरण हो जाएगा। यानी ये यहां पर देखो इसके बाद आएगा 3s, ये खाली होगा। संकरण का मतलब ये आपस में मिलके एक नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे जिनके नाम कुछ और होंगे। आफ्टर 1s 2s, यहां पर इन दोनों को इसको मिला के बन जाएगा आपका sp3। 3s 3p में ये 3 खाली है। ठीक, तो ये वैसा ही रहेगा 2p। ये जो s और p थे इनका संकरण हो जाएगा। संकरण बना के ये जो एक इसका था और 3 इसके थे, ये बनाएंगे अब ये 4 बनाएंगे इसको, और इसका नाम होगा sp3। अब ये जो 4 खाली हैं इसमें अपना इलेक्ट्रॉन भर देगा। सबसे पहले एक्साइटेशन होगा, यहां जो खाली है उसको भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक जंप करके यहां आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम हटा दें, ये आ जाएगा यहां पे। अब यहां पर एक एक जगह खाली है, S पे 1 खाली है, P पे 3 खाली है, तो इनका जो संकरण होके बनेगा वो बनेगा अब 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें एक एक की कमी है तो हाइड्रोजन इसमें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हो गया आपका sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके कोई नई तरीके के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जैसे देखो s का जो आकार होता है वो सर्कुलर होता है, p का आकार डंबल शेप का होता है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, और ये मिक्स कब होते हैं बच्चों ध्यान से समझ लो, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है और ये डंबल शेप का है। इन दोनों के मिलने के बाद अगर इसमें 2 चीजें हैं, अगर ये दोनों और एक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं तो इनको ये ऐसे बन जाएगा। समझ आ गई बात? स्फेरिकल और डंबल शेप का ऑर्बिटल बनने के बाद अब ये जो ऑर्बिटल बना इसको बोलेंगे sp। ये है आपका sp ऑर्बिटल, क्योंकि एक s और एक p बना है। समझ आई बात? इस तरीके से आपके बाकी जो sp3 है, sp3 में जब एक सर्कुलर और 3 आपके p ऑर्बिटल जब जुड़ते हैं तो इनका बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वो कैसा होता है? ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी 3 p ऑर्बिटल और आपका एक s ऑर्बिटल। ये आपका एक s ऑर्बिटल था, ये 3 p ऑर्बिटल थे, यही था। जब हाइड्रोजन इनके करीब आया तो s और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद इन्होंने जो ऑर्बिटल बनाया, इसमें 2 बनते हैं बेसिकली, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 ही p भी बनेंगे। एक s था और बाकी ये 3
P थे, PX, PY, PZ, ये तीनों जब मिक्स हुए तो ये तुम्हारा sp3 ऑर्बिटल्स बन गए, जिसमें ये ऑर्बिटल इतना लो, 1 2 3 4, कितने ऑर्बिटल बने उसमें? 4 ऑर्बिटल बने, और किसको कितने जुड़े थे? 4 ही जुड़े थे। तो 4 को मिक्स करके 4 ऑर्बिटल बनाए, जो कि अब रेडी हैं बॉन्डिंग करने के लिए। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। इसी के बेसिस पे आपकी वीबीटी एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी वीबीटी कंप्लीट करा के सीएफटी हो जाएगी और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख के आइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, तो मुझे आसानी होगी बताने में। ठीक है।